नियम के 4 स्तंभों में से एक कहे जाने वाले आपके दरबार में। मिनिस्टर साहब, इस धोखेबाज को यहाँ लाने का कारण क्या था? आपने राजद्रोह किया है। परेशान मत हो, मैंने ये राजा की अनुमति के बाद में ही किया। ये चैरियट यहाँ क्या कर रहा है? मिनिस्टर साहब, आपको इस तरीके की जगह पर आने की जरूरत क्यों पड़ गई? अभी मैं यहाँ अनऑफिशियल काम पर हूँ। बाकी सारे लोगों को यहाँ से भेज दो, केवल तुम दोनों मेरे साथ नीचे चलो। सीढ़ियों से जाते हुए मिनिस्टर के मन पर केवल उसी फ्यूनरल के बारे में चर्चाएं चल रही हैं। मास्टर चाय जी की मौत छह राष्ट्र के लिए एक दुखद समाचार था। एक वही थे जो सारे राष्ट्रों को एकजुट करने में वास्तविक रूप से जुटे हुए थे। नियम ही है जो लोगों पर राज करता है। सीसी, क्या तुम्हें राजा की वो सारी बातें सही लगती है कि नियम सब कुछ हो जाएगा? हाँ, मैं भी चाहता हूँ ऐसा हो, लेकिन शायद ये हमारी गलती होगी। आखिर वो राजा है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? उन्होंने ऐसा क्यों किया? जो नियम की बात करते हैं और नियम बनाने वाले को ही उन्होंने नहीं बुलाया। लीसु, जहाँ नियम की बात आती है उससे बढ़िया कोई नहीं। कौन सी ऐसी बात है जो एक मिनिस्टर को जेल की खाई में खींच लाई? चाहे जी अब नहीं रहे। मैंने सुना, अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम यहाँ से जाओ। मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे ऊपर बर्बाद करूं। आप क्या कर रहे हो लीसु? नियम की 4 पिलर में से मेरी जो जगह थी वो कब की खत्म हो चुकी। उन दोनों के बीच में काफी सारी बातें होती है नियम को लेकर, लेकिन मिनिस्टर के मन में नियम के प्रति बहुत डर भरा हुआ है, क्योंकि राजा उसका गलत इस्तेमाल कर 6 राष्ट्रों पर अपना शासन करना चाहता है। वह उनसे नियम के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन जारी रहती है, लेकिन जब लीसी उन्हें नियम की वास्तविकता के बारे में बताता है तो वो वास्तव में उनके मुरीद हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी व्याख्या उन्हें आज तक किसी ने नियम के बारे में नहीं दी और वह उनसे पूरी तरीके से सहमत थे। वह उन्हें दरबार में आने का न्योता देते हैं। हाल ही में हुए उनके और राजा के बीच की बातों को भी बताते हैं, जिससे वो एग्री होते हैं। सीन स्विच होता है, राज दरबार दिखाई देता है, जहां अब लीसी पहुंच चुके हैं। उन्हें देखकर सब डर जाते हैं और गुस्सा करते हैं कि इस पापी आदमी को यहाँ नहीं होना चाहिए। आखिरकार ये यहाँ क्या कर रहा है? महाराज, मैं लीसी, नियम के 4 स्तंभों में से एक कहे जाने वाले आपके दरबार में। मिनिस्टर साहब, इस धोखेबाज को यहाँ लाने का कारण क्या था? आपने राजद्रोह किया है। परेशान मत हो, मैंने ये राजा की अनुमति के बाद में ही किया। शांत रहिए और सुनिए। लेकिन महाराज, इसी के कारण हमने बहुत सारी समस्याएं देखी हैं और ये एक राजद्रोही है। क्या आप इसे यहाँ खड़े होने की अनुमति देंगे? ये वही है जो पीठ पीछे हमारे राज्य में विद्रोह करने वालों की सहायता करता था। इसके द्वारा किए गए अपराध महाराज माफ करने लायक नहीं है। जघन्य अपराध किया है इसने। मैं मानता हूँ। तो फिर तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते उसी काल कोठरी में जहाँ से आए हो? मैं ऐसे तो नहीं जा सकता। मैंने कुछ अनहोनी के बारे में सुना है। मुझे कुछ अफवाह मिली है। हमारे नियम की बुनियाद ही हिल गई है। एक बार ये सारी चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाएं तो मैं यहाँ से खुद ब खुद चला जाऊँगा। नियम की बात आएगी तो मैं भी उसे नकार नहीं सकता। आप सबको पता है कि नियम किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे जरूरी मुद्दा है। आप भी इससे इनकार नहीं करेंगे। नियम की अगर बात आती है तो इनसे बढ़िया कोई नहीं। तो अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इन्हें बोलने दिया जाए। बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय। हम लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आर्मी चीफ का चेहरा देखकर हमें ऐसा लगता है कि उनके साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है। तो क्यों ना पहले हम उनकी बातें सुने। महाराज, मैं आपको एक गुप्त सलाह देना चाहता हूँ, अकेले में। ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम बाकी लोगों को
महाराज और जनरल के बीच अकेले में बहुत सारी बातें होते हैं। वो झाओ की स्ट्रेटजी के बारे में उन्हें बताता है और उनके सपने के बारे में आगाह भी करता है कि महाराज अगर हमारी स्ट्रेटजी इसी तरीके से चलती रहेगी तो हमें 10 साल लग जाएगा केवल झाओ को हराने में, और छेवो राष्ट्र पर विजय पाने के लिए हमें कम से कम 15 साल इंतजार करना होगा। तो आप क्या कहते हो इस पर? जिससे राजा तो बड़ा परेशान होता है और वह उसे जल्दी से कोई शॉर्टकट रास्ता बताने के लिए कहता है। बहुत सोचने के बाद वह उन्हें एक स्ट्रेटजी बताते हैं जिससे 3 साल के अंदर ही झाओ को परास्त कर अपने इरादों को आगे लेकर चाइना को एकजुट करने की उनकी मुहिम बहुत कम समय में पूरी हो सकती है। महाराज हम उनसे डायरेक्ट फाइट नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने अपनी सारी स्थिति को बहुत मजबूत कर लिया, उनके पास बहुत सैनिक हैं। लेकिन अगर हम तो उनके घर पर अटैक करें तो शायद इससे हमारी जीत संभव है और हम जल्द से जल्द ये कर लेंगे। वो भी उनकी बात को मान लेते हैं और वो सब उसी स्ट्रेटजी पर काम करते हैं। युद्ध शुरू होता है, काफी दिनों तक युद्ध चलता है लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। हानडान और यी पर वो अपना अधिकार नहीं बना पा रहे थे। झाओ हमेशा उनके स्ट्रेटजी के बीच में आ जाता है और वो लोग अपनी बहुत सारी परिस्थितियों में बहुत तरह तरह की स्ट्रेटजी बनाते हैं जिससे झाओ को हरा सके, लेकिन अभी तक इतने सालों के दौरान उन्हें जीत नहीं मिली। सीन स्विच होता है, कई साल गुजर गए। झाओ की वो टुकड़ी जो हाल ही में उनसे जुड़ी थी अब वो भी परिपक्व हो गई। सारे लोग ट्रेनिंग करते हुए नजर आते हैं। कैप्टन भी उन लोगों को सलाह देते हैं कि जल्द से जल्द हमें ये सारी चीजें कंप्लीट करके एक सशक्त सेना के रूप में उभरना होगा, नहीं तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। क्वीन भी हमारे ऊपर अधिकार कर सकता है। तभी वहाँ एक संदेश वाहक आता है, उन्हें कैपिटल आने का न्योता देता है। वो कैपिटल जाते हैं तो वहाँ पर उनके भाई भी उन्हें दिखते हैं। उन लोगों के बीच में भी युद्ध रणनीतियों पर चर्चा होती है और नई नई रणनीतियों के बारे में वो लोग बात करते हैं। लेकिन अब उन लोगों को स्पष्ट हो चुका था क्वीन सामने से लड़ाई नहीं करने वाला, वो केवल अपनी इन्हीं चालों के साथ उनसे लड़ाई करेगा। लेकिन ये चालें उनके लिए भी बहुत ज्यादा गंभीर थी। बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद वो लोग एक स्ट्रेटजी पर पहुंचते हैं और उसी पर स्टिक करने की कोशिश करते हैं। तभी वहां कोई पहुंच जाता है, उन तीनों को उनकी सेना का जनरल नियुक्त करता है और उन्हें पूर्ण अधिकार देता है आगे लड़ाई करने के लिए। तो आज का एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।